आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूरोप में ऐसी क्या खास बात थी भैया, पूरी दुनिया को उसने अपने चपेट में ले लिया। 19th और 18th सेंचुरी में उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सारी चीजें हर देश पे थोप दी थी। ठप्पा लगा दिया था सब पे कि तुम आज से हमारी कॉलोनी, तुम आज से हमारी कॉलोनी। तो ऐसा क्या यूरोप ने कर दिया और ऐसी क्या खास बात थी फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगीज, ब्रिटिश की ये सब ऐसा हो गया, पूरी दुनिया उनके कब्जे में आ गई, चाइना उनके साथ आ गया, पूरे भारत में उन्होंने 200 साल तक राज किया। तो क्या चीज थी ऐसी, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि देखिए मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ अब हम जा रहे हैं। इससे पहले दो लेक्चर मैंने लिए हैं, 1 घंटे का पूरा सेशन है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में पूरी दुनिया गई, आधुनिकता आ गई पूरी दुनिया में। इसमें सबसे बड़ा जो रीजन था वो था साइंस। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो हुआ, अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे भी मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। उसकी वजह से सारी चीजें बदलने लगी। रिलीजन, रिलीजन में दोस्तों देखिए पहले चर्चेस का रूल था। ठीक है, चर्च रूल करते थे, कैथोलिक्स रूल करते थे, पोप का आधिपत्य था, जितने भी राजा महाराजा होते थे वो भी उनके सामने झुकते थे। लेकिन 15th सेंचुरी आते आते रिलीजन भी, धर्म भी डिवाइड हो गया। क्रिश्चियनिटी में एक अलग ब्रांच निकल आई जिसको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं। इस्लाम में भी शिया सुन्नी का डिवीजन। तो यहां पे हम देखते हैं कि धर्म भी, रिलीजन भी एक बहुत बड़ा कारण बना। फिर पूरी सोसाइटी चेंज हो गई और कल्चर में भी चेंज आने लगा। तो ये सारी चीजों ने आधुनिक दुनिया को, आधुनिक दुनिया का उदय किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूरोप, देखिए यूरोप में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बेहतरीन चीज थी। एक तो क्या था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो कमाल का था। वो क्या करते थे, उनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त, उनकी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती थी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती थी कि हमको 200-300 सालों तक कैसे किसी एम्पायर को चलाना है। दूसरी चीज, वहां पे साइंस का बहुत तेजी से डेवलप होना। जिस भी देश की साइंस डेवलप होगी, जिस भी देश की फिजिक्स और मैथ्स डेवलप होगी, अपने आप ही वो देश डेवलप कर जाएगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में। ठीक है, 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ गया था ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में फैल गया। अब इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप होंगी, जब आपकी साइंस डेवलप होगी। 16th सेंचुरी में साइंस भयंकर तरीके से डेवलप होने लगी यूरोप की अगर बात करें। आइजैक न्यूटन आ गए, कॉपरनिकस इससे पहले आ चुके थे, केपलर इससे पहले आ चुके थे, नए नए साइंटिफिक मॉडल दिए। मैथ्स की नई ब्रांच आ गई भैया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, पूरा कैलकुलस बना दिया था आइजैक न्यूटन ने। और जब ये फॉर्मूले अप्लाई किए गए तो नई नई इन्वेंशन, नई नई खोजें होने लगी, जिसकी वजह से यूरोप का पूरा ढांचा ही बदल गया। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है, शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत होती है दो देशों से, चाइना और अरब। ये दो देशों ने जो कमाल का काम किया है साइंस में, कल्चर में, ये किसी ने नहीं किया। यूरोपियंस ने क्या किया कि इन्हीं दोनों से साइंस चुरा ली एक तरीके से और इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब क्या कहानी है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। हर चीज सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई थी और चाइना ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखा था 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखा था, वो किसी से डील नहीं करता था। हम यहां पे देखते हैं कि चाइना में पतंग बननी शुरू हो गई, चाइना ने माचिस बना दी, चाइना ने पेपर बना दिया, छाते बना दिए चाइना ने, व्हील बो एरो बना दिए, नेविगेशनल टेक्निक खोज दी चाइना ने कि किस तरीके से अगर समुद्र में जाना है तो कैसे जाना है, हवाओं का रुख समझ के कैसे जाना है, ये चाइनीज ने बता दिया। फिर हम देखते हैं सबसे बड़ी चीज, अरे गन पाउडर चाइना ने बना दिया। बारूद जब चाइना ने बनाया, सब सब बर्बाद हो गया दोस्तों। उसके बाद से बारूद जैसे ही बना, उसके बाद आप देख रहे हैं कितना खून खराबा हो रहा है। तो गन पाउडर एक ऐसा इन्वेंशन था चाइना में जो पूरी दुनिया में फैल गया और यूरोप ने हाथों हाथ लिया। अरे भैया, भारत को जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या है?
गन पाउडर। बाबर ने जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, उसने गन पाउडर का पहली बार यूज किया था। हम देखते हैं जब बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी गई, हालांकि 1757 में बैटल, वो तो वैसे नॉन बैटल ऑफ प्लेसी था, युद्ध कोई ऐसा खास नहीं हुआ था, लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई, या जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, हम क्यों हारे? उनके पास तोप खाने हैं, अंग्रेजों के पास बड़ी बड़ी बंदूकें, तोप खाने, हमारे पास तलवार, गन पाउडर होगा, बंदूकें होंगी, आप कहां से मुकाबला करेंगे? तभी तो दोस्तों पूरी दुनिया में अगर आज आप देखें तो पूरी दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जहां पे मिलिट्री रूल है, वहां डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप क्यों है भैया? पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, फ्लॉट डेमोक्रेसी है ना वहां पे, कि डेमोक्रेसी का खाली उन्होंने मुखौटा ओढ़ के रखा हुआ है। तो क्यों है वो? इसलिए है दोस्तों, मिलिट्री उनके साथ है, जहां जहां बंदूक आएगी वहां वहां चीजें होंगी। तो अब क्या था दोस्तों, चीन ने अपनी इकोनॉमी क्लोज करके रखी थी, तो जैसे ही यूरोपियन देश वहां पे पहुंचना शुरू हो गए, पुर्तगाली हो गए, स्पेन हो गए, ब्रिटिशर हो गए, उन्होंने देखा कि क्या बढ़िया बढ़िया चीजें इन्होंने बना के रखी हुई हैं। वहां से वो पूरी टेक्नोलॉजी अपने यहां लेके आए और उसके बाद उन्होंने अपने यहां इन्वेंशन शुरू की। तो भैया चाइना को हमको बहुत शुक्रिया कहना चाहिए, लेकिन गन पाउडर उन्होंने बना दिया, इसके लिए तो दुनिया उनको कभी माफ नहीं करेगी। मजाक कर रहा हूं। अब अरब वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। अरेबियंस जो थे, अरब्स जो थे, उन्होंने तो कमाल का काम किया है। आपको बता दूं कि जो अरब थे वो भारत से ही सीख के गए थे, पूरा न्यूमरल साइंस भारत से ही सीख के गए थे, और वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं, भारत से सीख के गए थे। और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक साइंटिफिक डेवलपमेंट करना शुरू की 900 से 1100 एडी के बीच में। तो यहां पे भी साइंटिफिक डेवलपमेंट शुरू हो गए। एलजबरा, तभी देखिए एल हर जगह लगता है, एलजबरा, एलकेमी, एल्गोरिथम, क्योंकि ये सारी चीजें अरब्स ने डेवलप की है। तो भैया अरब में एलजबरा डेवलप हो गई, मैथ्स पूरी डेवलप हो गई, और वो कहां से? भारत से ही सीधा लेके गए थे। अल ख्वारिज्मी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अरब न्यूमरल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया। फिर अल रजी आ गए। अल रजी एक और बहुत बड़े फिजिशियन थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स और मेजल्स का इलाज खोज दिया। तो बहुत सारी चीजें अरब्स ने दी कंट्रीब्यूशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अरब्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, यूरोपियन से कम नहीं है। शिप बिल्डिंग में कमाल की इनकी पकड़ थी, बहुत बढ़िया शिप्स बनाते थे भैया। अरेबियन शिप्स तो ना आपने देखे होंगे, वो तो उनकी तो भैया कहानियां हैं बहुत जबरदस्त। कार्टोग्राफी, मैप्स बहुत बढ़िया बनाते थे। लग्जरी गारमेंट्स, कपड़ों का जो काम होता था वो बहुत बढ़िया था। तो यहां पे हम सारी चीजें देखते हैं कि अरब्स भी पीछे नहीं थे, और ये सब कुछ यूरोपियंस ने उधार में ले लिया। अब यूरोप के हम आते हैं, ये हमने देख लिया अरब और साइंस चाइना का क्या योगदान था। यूरोपियंस में सबसे बड़ी बात यह हो गई जब मार्टिन लूथर ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। मार्टिन लूथर पे मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी देख लीजिएगा, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी बोल रहा हूं, आप राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट वाला लेक्चर देख लीजिएगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि जब मार्टिन लूथर किंग ने सवाल पूछने शुरू किए कि आपका जो चर्च है वो इतनी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो ये तो ऐसा तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। ये जो जितनी भी चीजें हैं, हम तो सीधा ये बोलते हैं कि अगर वाकई में आपको मोक्ष पाना है, सैल्वेशन पाना है, पापों का प्रायश्चित पाना है, तो सिर्फ और सिर्फ जीसस में विश्वास रखो। आप अपनी इतनी ज्यादा थ्योरीज क्यों लागू कर रहे हो? ये बिल्कुल भी चर्चेस को समझ में नहीं आई। अब उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें पैदा करना शुरू कर दिया, लेकिन वहां से एक एज ऑफ एनलाइटनमेंट शुरू हो गया, ठीक है। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया और अपनी फिलॉसफी देनी शुरू कर दी, जिससे लोग इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए। मक्कियावली आ गए। अब मक्कियावली तो क्या गजब की, उन्होंने जो प्रिंस किताब लिखी है, बड़े बड़े डिक्टेटर ने, जितने भी बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए हैं, और अगर आप भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे तो उनके पास प्रिंस किताब की कॉपी जो होती है ना, वो अपने जेब में रखते हैं। किसी दिन मौका लगेगा तो द प्रिंस किताब का रिव्यू कर दूंगा। एक बड़ी ही एक ऐसी किताब है जो मुझे तो काफी डिप्रेसिंग लगी है किताब, क्योंकि ये बोलती है कि अगर राजा को अपनी प्रजा चलानी है तो यहां पे वो कत्ल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कत्ल एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, लेकिन राजा को कठोर डिसीजन लेने होते हैं, उनको निपटना होगा, अगर कहीं विद्रोह होगा निपटना होगा। कहने का मतलब ये है कि एक डेस्पोटिक राजा अपनी अगर प्रजा को संभाल रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो यहां पे इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। अब अगर चाणक्य की आप फिलॉसफी देखें तो ये बिल्कुल उल्टी है। चाणक्य क्या बोलते हैं? चाणक्य ये बोलते हैं कि राजा का हित प्रजा के हित में है।
चाणक्य की फिलॉसफी जहां जहां फॉलो की जाती है वो देश बहुत समृद्ध होते हैं। मक्यावली की फिलॉसफी जहां जहां फॉलो की गई है वो आप देख ही सकते हैं। हिटलर ने फॉलो की थी, स्टालिन ने फॉलो की थी, कत्लेआम हुए। खैर अब ये तो डेबेटेबल इशू है, ठीक है, किसकी फिलॉसफी नहीं है किसकी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मक्यावली आ गए, वोल्टायर आ गए, मॉन्टेस्क आ गए, इन सब ने क्या बोला कि लोगों को राइट्स दो, ठीक है। ये तो हमारा कल्चरल और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट होने लगा। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया। अब जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो हालांकि बहुत बाद में, तो ये सारी जो वैल्यूज थी वो जब लोगों के पास पहुंचने लगी तो लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, और ये यूरोप से ही शुरू हो गया। तो यूरोप एक तरीके से डेवलप होने लगा था। यूरोप के लोग जो हैं वो इवॉल्व होने लगे थे, वो समझने लगे थे। अब जहां पे डेवलपमेंट होगा, जिसको समझ आ जाएगी कि दुनिया कैसे चल रही है, उसको सक्सेस होना ही होना है। तो यूरोप के सफल होने का कारण एक ये भी बहुत था, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। दूसरा, साइंटिफिक डेवलपमेंट, एक और बहुत बड़ा कारण। साइंटिफिक डेवलपमेंट जब हुए, बहुत खतरनाक तरीके से हुए, एक के बाद एक कॉपरनिकस आए, फिर हम देखते हैं केपलर्स आए, फिर आइजैक न्यूटन आए, फिर गुटेनबर्ग आए, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बना दी। तो यहां पे साइंटिफिक डेवलपमेंट एक के बाद एक हुए, ये भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो इसने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। अब यूरोप के पास इतना ज्यादा पैसा आया, ब्रिटिश के पास इतना ज्यादा पैसा आया कि उनको तो इन्वेस्ट करना था, तो उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कंपनी बना ली, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, मस्कोवी ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप के अलग अलग देशों की कंपनी हो गई। ये कंपनीज क्या करती थी, दूसरे देशों में जाती थी, पूरी दुनिया में जाती थी, उनसे पहले बोलती थी हम आपसे ट्रेड करेंगे, लेकिन धीमे धीमे सारे रिसोर्सेस को क्या करती थी, अपने अंडर ले लेती थी पैसे के बल पे। तो ये सब कुछ होता था, भारत में भी एग्जैक्टली यही हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब कुछ हो रहा था। कैपिटलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। कैपिटलिस्ट विचारधारा जो है वो भी यूरोप में फ्लोट होने लगी। अब जब, जैसा कि मैंने कहा कि जहां आपके पास पैसा आएगा, जहां आपके पास अच्छी खासी संपत्ति है, आपकी ही बातें मानी जाएंगी। तो ये सब चीजें हो रही थी यूरोप। फिर हम देखते हैं आर्ट ऑफ वॉरफेयर, किसी का कैसे दमन करना है, ये यूरोपियंस ने बहुत ही अच्छे से सीख लिया था। गन पाउडर भले ही चाइना में स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन इसका यूज करना यूरोप ने, स्पेशली ब्रिटिश ने सीखा। ब्रिटिशर ने बंदूक के बल पे हर किसी को अपने कब्जे में ले लिया। पहले तो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जाती थी पूरी दुनिया में रूल करने, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम करके सब कुछ अपने अधीन कर लेती थी। और यहां पे तोप खानों का इस्तेमाल ब्रिटिशर ने बहुत अच्छे से किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि इनको कुछ भी बोल दे। बाद में हालांकि रेवोल्यूशन हुए, वर्ल्ड वॉर टू के बाद डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सारी कंडीशन चेंज हो गई। ब्रिटिश को तब तक, वर्ल्ड वॉर टू से पहले ब्रिटिश, ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटिश को कभी हम हरा नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल पूरी दुनिया में एक विचारधारा की तरह थी कि ब्रिटिशर को कभी नहीं हराया जा सकता। ऐसा साम्राज्य जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं है। क्यों? साइंस डेवलप थी, पैसा था, हथियार थे, फौज थी, और फौज इनकी नहीं थी, सब फौज उन देशों की थी। ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, देखिए भारत की बात करते हैं। पहले इन्होंने भारत को पूरा बर्बाद किया, ठीक है, ब्रिटिशर ने पूरा भारत को बर्बाद किया। यहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री बर्बाद की, यहां का कल्चर बर्बाद किया, यहां के लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, यहां के हैंडीक्राफ्ट जो थे उनसे काम छीना। तो यहां के भारत की पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, पूरा विलेज कल्चर सब बर्बाद हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो भारत का खोया कल्चर, मतलब जो ये ढलने लगा, उसको इन्होंने ढलने नहीं दिया, उसको उन्होंने दोबारा मतलब दोबारा रिवाइव किया। लेकिन वो सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में था। यहां पे ब्रिटिश डायरेक्ट करते थे कि आपको ये उगाना है, भारत एक गिफ्टेड लैंड है, आपको नील की खेती करनी है, आपको कॉटन कल्टीवेशन करना है, आपको कॉफी उगाना है, आपको ये सारी चीजें उगानी है, हमको रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल दो। वो क्या करते थे, कच्चा माल सप्लाई करते थे, और ब्रिटिश वो सारा कच्चा माल क्या करता था, अपने देश में वापस एक्सपोर्ट करता था, और वहां से फिनिश्ड गुड वापस भारत में आते थे। मतलब हम क्या कर रहे थे, हम अपने ही बनाया हुए माल को वापस ब्रिटिश से ज्यादा पैसों में खरीद रहे थे, जिसकी वजह से भयंकर गरीबी छा गई।
अब यहां पे भयंकर गरीबी छा गई। तो क्या करते थे ब्रिटिश? गरीब होना कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ काम करो, फौज में भर्ती हो जाओ, पुलिस में भर्ती हो जाओ। सारे देशों में उन्होंने यही किया है। तो यहां पे हम देखते हैं ब्रिटिशर की पॉपुलेशन कितनी है, यूरोपियंस कितने थे। यहां पे भारत से ढेर भर भर के सिपाहियों को रिक्रूट किया गया। पुलिस वालों को तभी तो बोला जाता है ना कि अगर सारे पुलिस वाले या सारे जो उस समय सिपाही थे अगर रिवोल्ट कर देते तो ब्रिटिशर दुम दबा के भाग जाते, लेकिन किसी ने रिवोल्ट किया ही नहीं। अब इसमें वही है कि आप अगर रिवोल्ट भी कर देंगे तो फिर आप क्या खाएंगे पिएंगे? ब्रिटिशर पैसा देते थे। वहां से सारी चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो गई और ब्रिटिशर या सब यूरोपियन देशों की यही स्ट्रैटेजी होती थी, उन्होंने इस तरीके से कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये कुछ रीजंस थे कि यूरोप इसलिए जीता, पूरी दुनिया में उनका आधिपत्य स्टैब्लिश हो गया था। 1960 एक क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे फाइनली बहुत सारे ब्रिटेन हो गए, फ्रांस हो गए, पुर्तगाली हो गए, इन सब ने डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट किया और 1960 आते आते लगभग सारे देश जो है वो आजाद हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।